So hello everyone, welcome back to our channel The Class Topper. My name is Pawan Rauniar and in this video we are going to revise मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो उसके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ ए मैटर। ठीक है, हाँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ लाइट में डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उनका क्या कहना था। ठीक है, हाँ। सबसे पहले आए थे हमारे न्यूटन अंकल। तो न्यूटन अंकल ने क्या कहा था, दैट इज़ लाइट इज़ ए पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट हैव ए पार्टिकल नेचर। और उन्होंने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है, जो कि एक्यूरेट होता है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट इज़ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन डिफरेंट फिनोमिना जो वेव पर बेस्ड है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट जब आए थे हमारे हाइजन चाचा, तो उन्होंने बताया था लाइट इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास ईथर मीडियम प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा ये प्रोपेगेट करता है। और इन्होंने एक्सप्लेन किया था डाइफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैक्सवेल चाचा, और वो क्या बताते हैं, दैट इज लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव विच इज अपोजिट टू हाइजन, उन्होंने बताया था उस समय, और ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, और उसके प्रोपोगेशन के लिए देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट फॉर द मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डी ब्रॉगली जब आते हैं तो ये सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बेसिकली क्या था, हाइजन और मैक्सवेल उस समय ने दोनों ने कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब बताया था, और न्यूटन ने भी, कि न्यूटन ने बताया था पार्टिकल होता है, इन दोनों ने बताया था वेव होता है, किसी ने बताया मैकेनिकल वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल, और किसी ने बताया ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल होता है। तो जब डी ब्रॉगली आया तो इन्होंने बताया था दैट इज लाइट हैव ए डुअल नेचर, इट हैज़ डुअल नेचर होता है। ये कैसा बिहेव करेगा, मतलब वेव की तरह बिहेव करेगा या पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट जिसके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ। जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ये डिपेंड करता है कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर इसका मतलब लाइट का वेवलेंथ, बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन से बहुत ज़्यादा कम है, डायमेंशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से बहुत ज़्यादा कम है, तो रे की तरह बिहेव करेगा। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो वेव की तरह बिहेव करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फोटोन। उसके पहले ये देख लेंगे दैट इज डेविसन एंड जियोमर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव एक्सपेरिमेंट, मतलब लाइट वेव की तरह वेव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज ए वेव होता है और लाइट एक वेव होता है, इसको इन्होंने थ्योरी मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। ठीक है, हाँ। और जीपी थॉमसन, जो कि सन ऑफ जे थॉमसन है, इन्होंने भी वेरिफिकेशन दिया था दैट इलेक्ट्रॉन वेव होता है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज में मिला था। ठीक है, हाँ। ये दो साइंटिस्ट याद रखेंगे। यहाँ पे पहले वाले डेविसन एंड जियोमर पे PYQ भी आ चुका है नीट में, कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, तो डेविसन और जियोमर ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास फोटोन। अगर हम लोग एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अगर एक फोटोन की बात करें तो हमारे पास बेसिकली पहले लाइट को समझते हैं। लाइट व्हाट इज लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो कैसा होता है, दैट इज इन ए फॉर्म ऑफ ए पैकेट्स होते हैं। तो पैकेट्स होते हैं, किसके पैकेट्स होते हैं, फोटोन के होते हैं। तो अगर एक फोटोन का अगर हम लोग एनर्जी देखें तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हमारे पास होता है HF, ठीक है, जिसको HF लिखते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी दिखाते हैं, तो इसको H म्यू कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, SC/λ। ठीक है, हाँ। ये है एक फोटोन की एनर्जी होती है हमारे पास SC/λ। SC की वैल्यू हो सकती है अगर जूल में लिखना है, और यहाँ पे लेमडा मीटर में होगा तब हम लोग रखेंगे, दैट इज SC की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻25, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दे, और हम लोग वहाँ पे वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में रखेंगे तो 12400 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग लेमडा को अगर नैनोमीटर में लेते हैं तो हमारे पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ। दिस इज द एनर्जी का, एनर्जी इज द HC/λ, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ। तो इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी, याद रखना है डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन कितना हो जाएगा, दैट इज 1/√μ0 होता है, और उसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो C/√μr लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता है कि C यहाँ पे C इज इक्वल टू 1 क्या हो जाता है, 1/μr ER हो जाता है। ठीक है, हाँ। μ0 E0 होता है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे मीडियम वाला होगा। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी ऑफ ए लाइट बीम। एनर्जी ऑफ ए लाइट बीम मतलब हम लोग ये एनर्जी जो था वो कैसा था, एक फोटोन के लिए था, लेकिन मान लो हमको लाइट चाहिए, तो लाइट मिला है, दैट इज N फोटोन से मिलकर बनता है लाइट वेव। तो हमारे पास आ जाएगा लाइट बीम का एनर्जी मतलब हो जाएगा N × H म्यू। ठीक है, हाँ। जिसको लिख सकते हैं NHF लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं NSC/λ। ठीक है, हाँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मुँह से दिखाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा NSC/λ, सेम एज SC की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, हाँ। तो एनर्जी इज इक्वल टू NHF, जिसे NSC/λ लिख सकते हैं। N इज द नंबर ऑफ फोटोन, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ए फोटोन। तो चार्ज एंड रेस मास ऑफ ए फोटोन 0 होता है। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन कितना होता है, H/λ, डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मूविंग मास ऑफ फोटोन कितना हो जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे ड्राइव करते हैं, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू PC होता है, P इज द मोमेंटम, जिसको MB लिख के करते हैं। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली याद रख सकते हैं तो हम लोग याद रखेंगे दैट इज मूविंग मास ऑफ ए फोटोन इज H/λ होता है, जिसको हम लोग E/c² लिखते हैं। ठीक है, तो E/c² इस रिलेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ।
तो दिस इज द मूविंग मास ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन की, ठीक है हाँ। नेक्स्ट हमारे पास फोटोन डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल नहीं नेचर होता है, मतलब टोटल चार्ज ऑन ए फोटोन जीरो होता है, तो न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होगा, बट डेविएट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज इट हैज ए मूविंग मास, ओके हाँ। नेक्स्ट हमारे पास पावर ऑफ ए लाइट। पावर क्या होता है? पावर इज बेसिकली द एनर्जी पर सेकंड, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, उसको हम लोग क्या करेंगे? पावर ऑफ ए लाइट बीम करेंगे। तो पावर हमारे पास हो जाएगा एनर्जी पर सेकंड, तो एनर्जी हो जाएगा दैट इज एन एच म्यू हो जाएगा अपॉन टी, डिवाइड कर देंगे तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एन एच सी अपॉन लेमडा टी, ठीक है हाँ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे एन बाई टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पावर इंटू लेमडा अपॉन एस सी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट। व्हाट इज इंटेंसिटी? दैट इज टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है, ठीक है हाँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एनर्जी लेंगे दैट इज लाइट बीम का, ठीक है हाँ। तो लाइट बीम का तो एन ई अपॉन ए टी हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन एच सी अपॉन लेमडा इंटू ए टी, या फिर एन एच एफ अपॉन ए टी हो जाएगा, ठीक हाँ। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज ई अपॉन टी को पावर लिख सकते हैं, तो इंटेंसिटी हो जाएगा पावर अपॉन एरिया, ठीक है हाँ। तो दिस इज रिलेशन, ये हमको एक अच्छे से याद होना चाहिए। क्या अगर इसको एक बार और कंक्लूड करते हैं तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा एन ई अपॉन ए टी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम। यहाँ पे ई अपॉन टी को पावर लिख सकते हैं, तो पावर अपॉन एरिया हो जाएगा। ए की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे एन एच म्यू या फिर एन एस सी अपॉन लेमडा, ठीक है हाँ। नेक्स्ट इफ सोर्स इज सेम, अगर सोर्स सेम हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी सेम हो गई, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे होता है हमारे पास इंटेंसिटी क्या है? एन एच एफ अपॉन लेमडा ए टी, ठीक है हाँ। तो इसमें और सब कांस्टेंट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट होगा। अगर सोर्स कांस्टेंट कर दी तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर और सबको कांस्टेंट रखे तो यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू एफ होता है, ठीक। लेकिन अगर सोर्स को भी हम लोग सेम कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दें, तो आई इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्टली याद रखेंगे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है हाँ। लेकिन ये भी रिलेशन होगा अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो इसके लिए हो जाएगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू एफ, ठीक है हाँ। इफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर दे तो नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा? तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू एफ होता है, तो फ्रीक्वेंसी को भी डबल करेंगे और इंटेंसिटी को भी डबल करेंगे, तो दोनों 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों टाइम कट जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन सेम ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बेसिकली क्या हो जाएगा? आई अपॉन एफ हो जाएगा प्रोपोर्शनली, तो दोनों को डबल करेंगे तो वही कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन रिमेन सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, फॉर ए गिवन सोर्स इंटेंसिटी वी कैन डबल देन नंबर ऑफ फोटोन। गिवन सोर्स हो गया मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई, तो हमारे पास इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन आ गया, ठीक है। तो इंटेंसिटी को अगर डबल करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन व्हेन इट ट्रैवल एच डिस्टेंस ऑन ए अर्थ सरफेस, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, फिर भी याद रखने के लिए याद रख सकते दैट इज डेल्टा म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू जी एच अपॉन सी स्क्वायर होता है, ठीक है हाँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिएशन प्रेशर, इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? तो रेडिएशन प्रेशर हम लोग 2 केस में निकालेंगे। पहला कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, उसके लिए कि जब लाइट आए और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करके चला जाए। दूसरा है हमारे पास ऑब्जॉर्प्टिव की आए और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। 2 केस में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक हाँ। तो रेडिएशन प्रेशर पहला है कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव होगा, तो हमारे पास रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा आई बाई सी, ठीक हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी 2 माइनस रो। यहाँ पे रो क्या दिखा रहा है? दैट इज एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट है, मतलब अगर कंप्लीट हुआ तो 100% के लिए इसको 1 लिखेंगे, अगर 50% हुआ तो इसको हाफ लिख देंगे, ठीक है हाँ। तो यहाँ से याद रख सकते। लेकिन ज़्यादा सा क्वेश्चन कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन पे आएगा तो उसके लिए हमारे पास रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी हो जाएगा। फिर भी अगर यहाँ पे 50% दे दें तो हम लोग क्या करते हैं? दैट इज रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी 2 माइनस रो। रो इज हियर क्या है? एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट है, ठीक है हाँ। अगर फोर्स निकालना हो तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, तो आई बाई सी में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई ए बाई सी हो जाएगा, वेयर आई ए इज इक्वल्स टू पावर होता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू पावर बाई सी, ठीक है हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 आई बाई सी हो जाएगा। इसको अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट के मामले में लिखेंगे तो ए आई बाई सी सिग्मा प्लस 1, सिग्मा इज द रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट, तो 100% रिफ्लेक्शन के लिए 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 + 1 2 हो जाता है, तो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर 2 आई बाई सी आता है। सेम फोर्स निकालेंगे तो क्या कर देंगे? फोर्स हो जाता है प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आई ए बाई सी हो जाएगा। आई ए यहाँ पे पावर हो जाएगा तो 2 पावर इंटू अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट बीम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, पी इज द प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो दिया है ना, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एंड सिग्मा यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है हाँ। अगर 100% होता है तो इसको 1 लेंगे, ये भी इसको 100 लेंगे, तो 100 पे 1 लेते हैं। अगर हाफ हुआ 50% हुआ तो इसको 1/2 लेंगे, 25% हुआ तो 1/4 लेंगे, ठीक है हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है हाँ।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर ऐसे समझे तो अगर बेसिकली क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पे हम लोग फोटो के द्वारा इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे फोटो इज द लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट एनर्जी के हेल्प से मतलब कन्वर्जन ऑफ ए लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कैसे होता है, जैसे मान लो एक सोलर पैनल के मतलब केस बेस देख लेते हैं, तो हमारे पास एक सरफेस होता है, एक एटम मान लो, ठीक। हाँ, इस एटम पे लाइट पड़े, लाइट बीम पड़ता है तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराते हैं जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी सर्किट में मान लो इसको कंप्लीट कर दें तो इस सर्किट में कंप्लीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे तो, ठीक। हाँ, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर यहाँ से निकलेगा उधर जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेसिकली निकल के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वहीं पे तो करंट बहता है, उस करंट को हम लोग फोटो करंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कन्वर्जन ऑफ ए लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था और कैसे किया था, जो हम लोग पढ़े कि पहले एनर्जी ऑफ ए लाइट बीम पड़ता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है एनर्जी देकर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, टाइम लैग बिटवीन द फॉलिंग ऑफ फोटोन और इमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, दैट इज 10⁻⁻⁹ सेकंड, नैनो सेकंड के मतलब बेसिकली होता है इन द फॉर्म ऑफ ए नैनो सेकंड। इसका इफिशियंसी कितना होता है, तो इफिशियंसी हमारे पास जनरली आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले और कितने फोटोन हमने दिए थे, तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻³ से 10⁻⁴, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, मतलब एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ ही मतलब दोनों एक ही क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक। यहाँ पे वर्क फंक्शन डिफाइन होता है। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन कि वो वहाँ से निकल जाए, तो उसके रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, वर्क फंक्शन करते हैं, जिसकी वैल्यू सेम एज एनर्जी हो जाएगी, लेकिन हम लोग इसको μ0 से निकालते हैं। तो अगर h μ0 लिखेंगे इसको हम लोग hc/λ0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी h μ0 या फिर hc/λ0 लिख सकते हैं। यहाँ पे λ0 और μ0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी हमको गिवन होता है, जैसे एनर्जी ऑफ ए लाइट बीम कितना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, क्योंकि यहाँ पे फोटोन इंटरेक्ट करेगा तो हम लोग फोटोन की लिखते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ ए फोटोन मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन होना चाहिए, ठीक। दिस इज द जनरल कंडीशन होगा, अगर इससे कम होता है तब यहाँ पे क्या होगा, इमिट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको रिक्वायर्ड एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो वो निकलेगा कहाँ से, ठीक है। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन को हम क्या लिखेंगे, दैट इज h μ लिखेंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे वर्क फंक्शन को h μ0 यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, दैट इज म्यू ऑफ ए लाइट इज ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड μ0, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए क्या, और दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट एंड लेमडा यहीं पे लिखेंगे hc/λ, तो यहाँ पे इनवर्स में आ जाता है, तो हम लोग देखते हैं दैट इज लेमडा ऑफ ए लाइट, दैट इज वेवलेंथ ऑफ ए लाइट मस्ट बी मतलब लेसर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेमडा मतलब λ0 मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी क्या होता है हमारे पास hc/λ होता है, ओके। हाँ, तो इट इज़ इनवर्स, अगर लेमडा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो एनर्जी कम हो जाएगा तो वहाँ पे होगा ही नहीं मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसीलिए लेमडा लाइट की लेमडा मतलब वेवलेंथ ऑफ ए लाइट मतलब लेसर होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, ठीक है। हाँ, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट ग्रेटर दैन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एंड वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इज लेसर और इक्वल टू हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, दैट इज मान लो एनर्जी आया और एनर्जी आया, ठीक, और वहाँ पे वर्क फंक्शन हुआ प्लस जितना एनर्जी इसके बाद बचता है वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसको ट्रैवल कराने में, मतलब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ से इमिट करेगा तो यहाँ से कुछ वेलोसिटी v से जाएगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग Ke लिखते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू हो जाती है हमारे पास EV0, तो हम लोग इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 5 + EV0, ठीक है। हाँ, यहाँ पे EV0 क्या है, तो V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि अगर सर्किट में हम कितना पोटेंशियल अपोजिट साइड में लगाएं कि ये रुक जाए, ठीक है। हाँ, स्टॉप हो जाए इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दिस इज द फॉर्मूला, EP इज इक्वल्स टू 5 + EV0। Ke यहाँ पे किसके बराबर हो जाता है, EV0 इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दैट इज एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस Ke जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, hμ इज इक्वल्स टू h μ0 + EV0 लिख सकते हैं, या फिर hc/λ इसको कर देंगे तो hc/λ0 + ½ mv² हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ½ mv² लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम पूछेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास MR* टेबल, ये वाला हम लोग को जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के लिए होता है बेसिकली, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इससे ग्राफ सारे हो जाएंगे। कैसे, हमारे पास पहला है एक इंटेंसिटी टर्म है, ठीक,
इंटेंसिटी समझते हैं। तो इंटेंसिटी हम पढ़ें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन होता है, ठीक है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स सेम होता है, अगर कुछ बोलता नहीं है, तो अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो भी बढ़ेंगे, तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इंटेंसिटी और फोटो करंट, इंटेंसिटी ठीक और फोटो करंट ये आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। फोटो करंट जो करंट बह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। हाँ, तो इंटेंसिटी और फोटो करंट ये आपस में रिलेटेड होंगे। और दूसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे पास एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट होता है, ठीक है। एच म्यू होता है, दैट इज एच एफ होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मान लो कांस्टेंट है, तो ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट में कोई रिलेशन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई डिफरेंस मतलब रिलेशन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। बट इंटेंसिटी और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस यही दो रिलेशन याद रखना है, ठीक है। फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। इसको ऐसे समझो, फोटो करंट क्या है, नंबर है, और क्या बोलते हैं इंटेंसिटी भी एक नंबर है। तो नंबर पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये दोनों एनर्जी वाले एक टर्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम ग्राफ के बारे में। ग्राफ यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास करंट, फोटो करंट डिफरेंट है, सैचुरेशन फोटो करंट यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब हमारे पास इंटेंसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ग्राफ से मालूम चल गया। सबसे पहले क्या देखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी दो ही देखना है, दो मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों में सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। यहाँ पे फोटो करंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राफ हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फोटो करंट सेम है, सबका फोटो करंट सेम है, मतलब हमारे पास इंटेंसिटी सेम हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा। अब कितना होगा, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग नेगेटिव साइड में देखते हैं, क्योंकि हम लोग अपोजिट साइड में ही क्या बोलते हैं पोटेंशियल को लगाते हैं। तो इधर वी यहाँ पे हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 इज ग्रेटर दैन V2 इज ग्रेटर दैन V1 हो जाएगा। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी 3 इज ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी 2 इज ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम, ग्राफ है हमारे पास, दैट इज V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये ही हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कहना गलत बात है, लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन आता है, दैट V0 इज इक्वल्स टू HF अपॉन E माइनस 5 अपॉन E। तो यहाँ पे हो जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाता है हमारे पास, y इंटरसेप्ट नेगेटिव आता है, दैट इज -5 अपॉन E आता है, ठीक। और यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा इसका tan थीटा H अपॉन E, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो वो भी दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे V0 और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, लीनियरली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से देखो बहुत ईजी है, फोटो करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सीधा ग्राफ बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोलते हैं, एनर्जी है, इंटेंसिटी नंबर है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का ग्राफ रहेगा, चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी इनमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड प्लेट को हम लोग डबल कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहेगा, बट फोटो करंट क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन डबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो एनर्जी होता है हमारे पास 5 + KE, ठीक। हाँ, तो ये तो मान लो कुछ मान लो एक्स अमाउंट पहले से खा रहा है, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक। ये एक्स खा लेगा, तो अब मान लो ये 2 गुना बढ़ गया, लेकिन ये फिर भी तो आधा खा ही गया ना, तो ये मतलब बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, डबल नहीं होगा, ठीक है। मोर देन डबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो ये मोर देन डबल हो जाएगा। कैसे, अब समझते हैं। मान लो इसका 5 था, ठीक। हाँ, 5 जूल एनर्जी थे, इसको 2 जूल खा ली तो इसके पास 3 बचा। अब इसको हमने 10 कर दिया, फिर भी ये 2 ही खाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, तो इट इज़ मोर देन डबल हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन डबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सैचुरेशन करंट दे दिया एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर I0 एंड V0 वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट कितना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट को अगर म्यू से दिखाते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स है F0, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको F से ही दिखाते हैं, ठीक है। हाँ,
और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। नाउ अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें देन सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट हो जाए, तब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये सैचुरेशन करंट कितना होगा। तो एक्चुअली जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ नॉट थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कम हो गया है, मतलब यहाँ पे एफ नॉट ज़्यादा हो गया है एफ लाइट से, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आएगा, कोई सैचुरेशन करंट ही नहीं आएगा, तो बॉट बिकम्स जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पे आते हैं मैटर वेव और द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, हाँ। यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला होते हैं, आपको याद होना चाहिए, और इसके ग्राफ भी पूछता है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ। तो मैटर वेव और द डी ब्रॉगली वेव डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल इलस्ट्रेटिंग दैट एवरी पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट्स मोशन। तो हमारे पास सिंपल पहला मतलब जो मेन फॉर्मूला होता है दैट इज लेमडा, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच इज द यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होता है, एंड यहाँ पे हो जाएगा पी इज द मोमेंटम। ठीक है, हाँ। पी इज द मोमेंटम है, ठीक, हाँ। तो देखो अब पी इज द मोमेंटम, पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक, हाँ। अगर ये क्या होता है, तो यहाँ पे एम बी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ से एच अपॉन एम बी, इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2m/k। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे 2m/k काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एच अपॉन हो जाएगा 2m/q डेल्टा वी। ठीक है, हाँ। अब हम लोग देखो, ठीक है, हाँ। अब उसके बाद से यहाँ पे है नेक्स्ट हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू क्यू ई टी। क्यों? यहाँ पे देखो हम लोग एम बी होता है मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम को फोर्स इंटू टाइम लिख सकते हैं। ठीक, हाँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज़ फोर्स लगाता है तो क्यू ई हो जाएगा और टाइम हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को क्यू ई टी लिख सकते हैं। तो इसके लिए लेमडा कितनी हो जाएगी, एच अपॉन क्यू ई टी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू दिया हो तो एच अपॉन क्यू ई टी हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई होता है तो उसके लिए हो जाता है दैट इज एम बी स्क्वायर आर बाई फोर्स, इसका बराबर होता है सेंटीमीटर फोर्स के बराबर, दैट इज क्यू बी बी। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाता है एम बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास क्यू इंटू आर इंटू बी। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू आर बी। ठीक है, हाँ, क्यू आर बी। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, क्यू ई टी आ गया, क्या बोलते हैं, क्यू ई टी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दिस इज क्यू डेल्टा भी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एच अपॉन √3m/kBt। अब ये कैसे आया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डेल्टा वी होता है हमारे पास, तो डेल्टा वी सॉरी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 kb इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, 3/2 kb यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 3/2 लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो √3m/kBt आ जाएगा। ठीक, डायरेक्टली यही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBt की वैल्यू याद रखेंगे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम में है तब उसके पास कितना होता है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है दैट इज 13.6 अपॉन n²। ठीक, हाँ। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी NH अपॉन √2m इंटू 13.6। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास ये चार जो कि डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्या है, लेमडा ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ। तो इसको यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक होता है, सिंपल नहीं है फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज सबसे पहले लेमडा अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ इससे ज़्यादा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन का, और इससे ज़्यादा होता है हमारे पास प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। अब कितना होता है, ठीक, सबका एक ही टर्म में आ जाएगा। ठीक, अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा, तो हमारे पास लेमडा ऑफ ए अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, हमारे पास अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अगर हम लोग देखें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का इसका सीधे डबल हो जाएगा, 202 अपॉन डेल्टा √v एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, सब एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और प्रोटॉन का देखेंगे तो वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन हमारे पास हो जाता है 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। तो इसमें सब में कॉमन चीज़ क्या है, दैट इज नीचे √v है और एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा 0.101, न्यूट्रॉन का सीधे इसका डबल हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का 0.202, प्रोटॉन का हो जाएगा 0.286 हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा 12.27 होता है। ठीक है, हाँ। तो दिस इज द ऑल फॉर्मूला ऑफ ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डायरेक्ट याद होना चाहिए या फिर रिलेशन ऑफ याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एच अपॉन पी होता है, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है हमारे पास एच अपॉन पी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग एम बी लिख सकते हैं, एम बी को हम लोग √2m/ke लिख सकते हैं, ke को हम लोग यहाँ पे 3/2 kBt लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और ke को q डेल्टा वी लिख सकते हैं, और यहाँ पे mb को हम लोग qt भी लिख सकते हैं, और mb को qr भी लिख सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब। ठीक है, हाँ। और उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी वैल्यू होती है 13.6 अपॉन n², तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो दिस इज ऑल द रिलेशन जो हम लोग याद रखते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ।
और उसके बाद से ये डिफरेंट टाइप के जो अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के थे वेवलेंथ थे, ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू अगर लेमडा वर्सेस किसी के साथ ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्राफ आता है। एक मिनट, ठीक, रेक्टेंगुलर ग्राफ आता है, क्यों आता है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे लेमडा और हम लोग ने वेलोसिटी के साथ देखा, क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यहाँ पे दैट इज टेम्परेचर के साथ देखेंगे तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे टेम्परेचर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेलोसिटी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चेंज इन पोटेंशियल हो, सबके साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही ग्राफ बनेगा, ठीक। यहाँ पे केवी की वैल्यू दे रही है 1.38 × 10⁻⁻20। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेवलेंथ ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉर ए बोहर ऑर्बिट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2πr के टर्म में होती है, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग के पास 3 इफेक्ट हम लोग पढ़ने हैं, तो इसको अच्छे से समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं एक बारी के लिए। तो इसको इरेज कर दिए, तो हम लोग को समझते हैं कॉम्पटन। सबसे पहले हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, हाँ, कॉम्पटन इफेक्ट, और तीसरा होता है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन, ठीक, पेयर प्रोडक्शन, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक कब होता है, फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना कुछ ऐसे होता है कि हमारे पास मान लो एटम है, इसके साथ फोटोन इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ से फोटोन को अगर हम लोग गामा से दिखाएं तो यहाँ से फोटोन इंटरेक्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो दिस इज बेसिकली द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे गामा आता है और यहाँ से निकालेगा तो एक गामा निकालता है और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, और दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा होता है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एटम पे जब एक लाइट फोटोन की पड़ती है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब एक फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसको हम लोग पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, पेयर में निकलता है। लेकिन मान लो अब एक ही लाइट रे है और तीनों एटम भी सेम है, लेकिन ये 3 डिफरेंट फिनोमिना कब होते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब एनर्जी की वैल्यू कब होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तब यहाँ पे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जब एनर्जी की वैल्यू हम लोग को 10 से लेके किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट होता है। और जब एनर्जी की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है तब हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट देखें, जब एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है विजिबल रीजन में, हाँ, तो एक्चुअली हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट तो लिख सकते हैं जब एनर्जी विजिबल रीजन में रहती है, ठीक है। हाँ, एनर्जी ने विजिबल रीजन में रहती है तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जब एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है तो एक्सरे रीजन में चली जाती है, और वहाँ पे होता है हमारे पास क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में होता है तो यहाँ से गामा फोटोन आता है और जाता है, तो जो आता है उसके लिए अगर हम लेमडा नॉट माने, लेमडा इनिशियल, और जो निकलता है उसका अगर लेमडा हम फाइनल माने, तो इसमें चेंज इन वेवलेंथ कितना हो जाता है, तो चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास आता है दैट इज वेवलेंथ फाइनल माइनस वेवलेंथ इनिशियल कितने के बराबर होता है, तो h/mc दैट इज इलेक्ट्रॉन का मास इंटू c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन द, यहाँ पे क्या एंगल बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल होता है, जो यहाँ पे गामा निकला है और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में जितना एंगल रहता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, उसमें मैक्सिमम निकलता है दैट इज इक्वल्स टू 2h/mc, ठीक है। हाँ, यहाँ पे h/mc की वैल्यू होती है 2.44 × 10⁻⁻12 मीटर या फिर पिकोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास पेयर प्रोडक्शन कब होता है, जब यहाँ पे एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे, सिंपल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डुअल नेचर ऑफ मैटर का, दैट इज हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहाँ पे डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, डेल्टा एल यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम है, एंड डेल्टा क्यू यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजीशन हो जाएगा। इसे हम लोग डेल्टा थीटा से भी दिखाते हैं, ठीक है, डेल्टा थीटा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, दैट इज 4π h/4π होता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग पोजीशन और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m डेल्टा v भी लिख सकते हैं। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ लिया तो हम m डेल्टा v लिख सकते हैं डायरेक्टली h/4π के इक्वल और ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर चेंज इन वेलोसिटी मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालते क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू h/4π, और नीचे क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन होता है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब दिस इज अ लीनियर वैल्यू है, तो अगर इसका एंगुलर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन के जगह पे क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, मतलब डेल्टा थीटा हो जाएगा। मोमेंटम के जगह पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू h/4π हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एच डैश की वैल्यू होती है, दैट इज एच डैश की वैल्यू होती है हमारे पास h/2π। तो अगर हम h/4π को अगर ऐसे लिखें या फिर लिख दें h'/2, ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल ही होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा रिलेशन आता है, दैट इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन टाइम इंटू अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू s'/2 या फिर h/4π, ठीक है। हाँ,
तो दिस इज़ बेसिकली यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। ठीक, तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अगर अच्छा लगा हो तो मस्त सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।